हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं आर्टिकल 34 के बारे में। मैं इस बुक से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इस बुक से मैं जो पॉइंट्स अंडरलाइन करूँगा उसको आप प्रीलिम्स के लिए नोट डाउन कर सकते हैं डॉट के फॉर्म में या ऐसे ही पैराग्राफ के फॉर्म में, क्योंकि इससे आप स्टैंडर्ड ये बुक है, लक्ष्मीकांत की है पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की है, तो इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं और ईजिली और डॉट के फॉर्म में उनको लिख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। आपको तो पता ही होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कि ये बुक्स दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बुक से पढ़ाना शुरू किया हूँ बजाय कि नोट्स बना के। ठीक है, तो देखिए क्या है आर्टिकल 34 आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल 34 क्या है? मार्शियल लॉ। ठीक है भाई, मिलिट्री लॉ, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अब क्या है? अब आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स Article 34 provides for the restriction on fundamental rights while martial law is in force। मतलब जब आर्टिकल 34 क्या करता है? रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये एक पॉइंट हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल वाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, it empowers the parliament to indemnify any government servant or any other person for any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area where martial law was in force। अब ये क्या है? ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि किसी भी कोई भी सर्वेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो और एनी अदर पर्सन टू एक्ट डन, अगर किसी ने कुछ काम किया है बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन, कोई मेंटेनेंस का काम या दोबारा से कुछ रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शल लॉ इज इन फोर्स, द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड। मतलब अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ फोर्स में है तो पार्लियामेंट को फिर क्या करेगी? उसके ऊपर एक्शन लेगी। अगर किसी ने कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कुछ भी है, अगर उसमें कुछ अपना मतलब कि जो ऑर्डर उसने दिया है उसको नहीं मानना, फिर उसको अपने जो पावर है उसको इस्तेमाल करना, रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी वेयर मार्शल लॉ इन फोर्स, द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट उसको कोई भी सेंटेंस, मतलब किसी भी तरह की सज़ा सुना सकती है, पनिशमेंट इन्फ्लिसिटेड फॉरफीचर ऑर्डर और अदर एक्ट डन बाय अंडर मार्शल लॉ इन सच एरिया। ठीक है, अब मार्शल लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट उसे कोई भी सजा सुना सकती है। ठीक, द एक्ट ऑफ इंडेमनिटी मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज। अब जो काम मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है, कुछ भी सजा दी गई है, लिखा है द एक्ट ऑफ इंडेमनिटी मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन any court on the ground of contravention of any of fundamental rights। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज़ बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ कहाँ से आया, ये क्यों लगाया जा रहा है? तो ये कहाँ से बोरोड किया गया? फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। हाउएवर, जबकि द एक्सप्रेशन मार्शल लॉ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनी इन द, ये भी यहाँ से पूरा इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना पॉइंट्स के फॉर्म में। मार्शल लॉ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनी वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिटरली इट मीन्स मिलिट्री रूल। मैंने पहले कहा था इसका मतलब होता है क्या? मिलिट्री रूल, उस एरिया में मिलिट्री रूल है। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज इन रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज़। मतलब कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारे जो डेली के काम काज होते हैं, उनको उस समय क्या कर रहा होता है? उनको उस समय मिलिट्री रन कर रही होती है, मिलिट्री चला रही होती है। ठीक है, सिविल सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज
रन बाय मिलिट्री अथॉरिटीज। ठीक, ये पॉइंट तुम लिख सकते हो कि मार्शल लॉ क्या होता है। तो मार्शल लॉ होता है सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज। ठीक, ये तुम लिख सकते हो कि मिलिट्री रूल क्या होता है, उस एरिया में लगा होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो यही मतलब होता है सिचुएशन वेयर सिविल मतलब कि जो हमारे डेली के कामकाज होते हैं, जो हम लोग तहसील वगैरह में या कोर्ट वगैरह में जो मतलब नॉन क्रिमिनल जितने के काम होते हैं, जो क्रिमिनल काम नहीं होते, उनके अलावा जितने काम होते हैं उनको सिविल में ही रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि ज़मीन वगैरह के मामले हो गए, या और कोई मैरिटल का मामला हो गया, ये सब सिविल में आते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स, उनके मिलिट्री रूल के हिसाब से, एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ। अब जो लॉ मतलब साधारणतः होते हैं उनके अलावा हटके, उनसे हटके वो अपने रूल बनाते हैं। इट डज इस प्रकार इम्प्लाई द सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। तो उस समय जो साधारण, जैसे कि अब क्या क्या ऑर्डिनरी लॉ क्या है कि अगर कोई बंदा चोरी करता है तो उसको अरेस्ट करेंगे और उसकी एफआईआर करेंगे और उसको मतलब कि वार्निंग देके छोड़ देंगे। लेकिन ये नहीं है, यहाँ यहाँ क्या होता है, वो ये सारे लॉ सस्पेंस होता है। फिर उस समय जो मिलिट्री रूल बनाएगी वही रूल लागू होगा। ठीक है, उस टाइम पे। ठीक है, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। ठीक, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉ दैट इज एप्लीकेबल टू द आर्म्ड फोर्सेज। और ये जो मैंने पहले बताया था मिलिट्री लॉ, जो कि उससे पहले वाले में कि जो कोर्ट मार्शल हो जाता है उसमें जो लॉ होता है, ये उससे बिल्कुल अलग है। कोर्ट मार्शल वाले लॉ से बिल्कुल अलग है ये। ठीक है, इससे अलग है ये वाला मिलिट्री रूल। ठीक, ये मिलिट्री, आप इतना ध्यान रखना कि मिलिट्री रूल इंडिया की टेरिटरी में किसी भी जगह भी लगाया जा सकता है। ये एरिया के लिए होता है। ये क्या होता है, ये केवल आर्म्ड फोर्सेज के लिए होता है। ठीक, एप्लीकेबल लिखा दो है, एप्लीकेबल टू द आर्म्ड फोर्सेज। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है। There is also no specific or express provisions in the constitution that authorizes the executive टू डिक्लेयर मार्शल लॉ। अब जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि प्रेसिडेंट हुआ, गवर्नर हुआ, इनके पास कोई भी स्पेसिफिक पावर नहीं है कि ये मार्शल लॉ को क्या कहते हैं डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, however it is implicit in article 34 under which martial law can be declared in any area within the territory of India। अब ये भारत की किसी भी सीमा में और किसी भी जगह पे, भारत की सीमा के अंदर किसी भी जगह पे ये लागू किया जा सकता है। द मार्शियल लॉ इज imposed under the extraordinary circumstances like war, invasions, insurrection, rebellion, riot or any violent resistance to law। अब जैसे कि जो मना कर रहा है कि जो नॉर्मल कानून उसको फॉलो करने से, और ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे कि वार लाइक सिचुएशन आ गई है, इन्वेजन जैसे कि आक्रामक सिचुएशन आ गई है, रिवेलियन या मतलब कि माओवादी, ये सब अगर रियोट ये सब झगड़े होने लगे तो उस जगह पे मिलिट्री लॉ को लागू करना, मिलिट्री रूल को लागू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इट इज जस्टिफिकेशन इज टू रिपील फोर्स बाई फोर्स फॉर मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी। अब इसमें क्या है, जो फोर्स मिलिट्री फोर्स होती है वो फोर्स नहीं रहती है, वो उस जगह के को क्या लगा, इट इज जस्टिफिकेशन इज टू रिपील फोर्स। अब ये फोर्स नहीं रहती यहाँ पे, ये फोर्स नहीं रहती बाई ऑफ क्या होती फोर्स फॉर, अब फोर्स बन जाती है मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर, जो वहाँ पे जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए, दोबारा से हालात को काबू में लाने के लिए। रिस्टोर मतलब दोबारा जैसे हालात पहले थे उसको वैसे हालात में लाने के लिए। अब फोर्स एक मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन बन चुकी होती है, कि वो गवर्नमेंट बन चुकी होती है, कि वही पूरा आपसे वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी और दोबारा से जो नॉर्मल सिचुएशन में लाएगी। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ द मिलिट्री अथॉरिटीज आर वेस्टेड विद एबनॉर्मल पावर्स टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ द मिलिट्री अथॉरिटीज आर वेस्टेड विद एबनॉर्मल पावर्स टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स। अब मतलब कि वो उसे उस समय जो सिचुएशन हैंडल करने के लिए जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट लग सकते हैं वो स्टेप ले सकती है। ठीक है, उसे उसकी स्टेप लेने के लिए या वो वहाँ की सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए अगर उसे जो स्टेप लेने होंगे वो लेगी, उसके लिए उसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से। ठीक है, सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए मिलिट्री को दे इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑन द राइट्स ऑफ सिविलियन, कैन पनिश सिविलियंस एंड इवन कंडेम देम टू डेथ। अब वो क्या है कि अगर उनके लॉ को वायलेशन किया और वो मना कर रहे हैं और नहीं मान रहे हैं तो सिविलियंस का जो राइट्स होता है, राइट्स ऑफ सिविलियन के, वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे और उनको पनिश भी कर सकते हैं सिविलियंस को, और इवन यहाँ तक कि पनिश कर सकते हैं कि उनको मार भी सकते हैं। ठीक है, जान से, इतनी उनके पास पावर्स दे दी जाती है, उस समय उनके पास इतनी पावर आ जाती है मिलिट्री लॉ में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट
ipso facto result in the suspension of writ of habeas corpus. The Supreme Court held that the declaration of martial law does not ipso facto result in the suspension of writ of habeas corpus. habeas corpus सस्पेंशन के लिए जो habeas corpus क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस डज नॉट, आपकी हैबियस कॉर्पस को केवल सस्पेंड नहीं करेगी, ठीक है, ये जो रिट है इसकी ये केवल सस्पेंड नहीं होगा, ठीक। द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शियल लॉ अंडर आर्टिकल 34 इज डिफरेंट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। अब जो नेशनल इमरजेंसी होती है उससे बिल्कुल अलग है ये। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर लगती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी comes under article 352. The declaration of the martial law under article 34 different from the declaration of national emergency, the difference, ठीक। तो यही था हमारा पूरा आर्टिकल 34। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 क्या है हमारा, इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक। यही है हमारा आर्टिकल 34। मिलते हैं कल इसमें, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो ज़रा सा भी तो इसको शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू।